वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स। सो बेसिकली ऑडिट में एक ऑडिटर को, बीइंग एन ऑडिटर, उसको क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस को क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। बेसिकली हम ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है हम उसके थ्रेट्स देख रहे हैं कि एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और वो उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकता है या एलिमिनेट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इनके पेपर में इस थ्रेड्स के हवाले से क्वेश्चंस आते होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मोस्टली अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो वो आपको एक सिनेरियो दे देते हैं जिसमें आपको बताना होता है, फाइंड आउट करने होते हैं थ्रेड्स कि क्या क्या थ्रेड्स हैं ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, और फिर वो किस तरह से रिड्यूस हो सकते हैं या एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेड्स आइडेंटिफाइंग प्रोसेस। अब थ्रेड्स आइडेंटिफाइंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमने थ्रेड को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने थ्रेड्स को असेस करना है। असेस एज इन कि वो थ्रेड्स आपकी इंडिपेंडेंस के लिए कितना नुकसानदेह है। एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को वो कितना इफेक्ट कर रहा है, वो कितना मटेरियल है, वो कितना इफेक्ट कर रहा है उसकी इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट इज हमने उसको अप्रोप्रिएट उसके सेफ गार्ड्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, सेफ गार्ड्स अप्लाई करनी है और उसके बाद हमने ये देखना है कि या तो हम उस थ्रेड को आफ्टर अप्लाइंग सेफ गार्ड्स, या तो हम उस थ्रेड को एलिमिनेट कर दें या एटलीस्ट हम उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो हमारे पास ये जो हमारा एक पॉइंट है थ्रेड्स के सेफ गार्ड्स का, तो उसमें सेफ गार्ड्स जो है वो कुछ ये हैं। देखिए, जैसे है कि रिमूव और एलिमिनेट द थ्रेड रिफ्यूजल टू ऑडिट एंगेजमेंट, क्विट। सबसे पहली बात यह है आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है, आप देन है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेड। ठीक है, आप थ्रेड के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। किस तरह से कम कर सकते हैं, ये इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, कि जो भी ऑडिट काम आप कर रहे हैं उसका एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रिव्यू करवा लें किसी भी प्रोफेशनल ऑडिटर से, किसी भी प्रोफेशनल टीम से। आप अपने काम का जो आपने ऑडिट वर्क किया उसका आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा लें। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी रिव्यू। ये भी सेम है, रिव्यू करवाना है आपने किसी भी थर्ड पार्टी से जो कि ना आपकी फेमिलियर हो ना कंपनी की फेमिलियर हो, आपके क्लाइंट की। नेक्स्ट है रिव्यू बाय अनदर पार्टनर। उसी आप ही की जो ऑडिट फर्म है उसी में जो कोई और पार्टनर है, आपका सीनियर होगा या कोई डिफरेंट पार्टनर जो है, आप उससे अपने काम का रिव्यू करवा लें। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म ऑडिट कमेटी दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस, कि ऑडिट कमेटी जो भी है वहाँ पर जो क्लाइंट की जो ऑडिट कमेटी है उससे आप रिव्यू करवा लें। एंड द लास्ट वन इज़ रिमूव द ऑडिट टीम मेंबर। उसी वही जो ऑडिट टीम मेंबर है जिसके ऊपर थ्रेट हो रहा है, अगर कोई भी हल नहीं निकल रहा उसकी इंडिपेंडेंस को सेव करने के लिए, तो फिर आप उस टीम मेंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज, अच्छा, अब ये हमारे पास लिस्ट है कि एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। सो नंबर 1 इज सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन एंड एडवोकेसी। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब ये है, सेल्फ इंटरेस्ट, कि कंपनी में जो आपका क्लाइंट है उसके अंदर ऑडिटर का कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, किसी भी किस्म का उसका खुद का इंटरेस्ट जब कंपनी में होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी जो ओपिनियन है उसमें बाइसनेस आ सकती है, वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन में भी वो ना दे सके बिकॉज उसका अपना इंटरेस्ट जो है। ठीक है, उसने किसके इंटरेस्ट में काम करना है, उसने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना है। ऑडिटर ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करना। बट अगर कोई सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर वो उसके लिए, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। सो हियर आर सम थ्रेट्स। सबसे पहला है फी डिपेंडेंस एंड कॉन्टीजेंट फीस। फी डिपेंडेंस हमारे पास ये है कि पिछली कोई फीस जो चली आ रही है लास्ट ईयर की या उससे लास्ट ईयर की, कोई पोर्शन फीस का या पूरी फीस जो ऑडिटर चार्ज करता है क्लाइंट से वो नहीं मिली अभी तक। ठीक है, तो वो फिर एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। कॉन्टीजेंट फीस, कॉन्टीजेंट फीस में हम वो, अगर कोई कंपनी आपको कोई सिनेरियो दे दे, कोई काम दे दे
कि अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो फिर आपको ये फ़ीस मिलेगी, एक्स्ट्रा फ़ीस मिलेगी, या वही फ़ीस आपको वो काम करने के बाद मिलेगी। तो ये कॉन्टीजेंट फ़ीस है, इस तरह की कोई डील या इस तरह की कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में सबसे बड़ी बात है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, कि कभी कभी जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऐसा, उसको आप ब्राइब का नाम भी दे सकते हैं, ब्राइब, ठीक है, कि एज अ ब्राइब वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, या आपको किसी एक बहुत एक ना लेविश सी एक वेकेशन पे भेज देंगे आपको, या फिर आपको टिकट्स ऑफ़र करेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी एक मालदीव्स या दुबई या मतलब किसी भी हॉलीडे स्पॉट पे आप जाएं और जाके अपनी हॉलीडे स्पेंड करें हमारी तरफ से। तो ये जो है, ये गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटीज़ एक ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं करनी। अगर वो करेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वहाँ पर पैदा हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ही कोई मामूली से गिफ्ट्स हैं जो कोई मटेरियल नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, बट इस तरह के जो बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं जो मटेरियल जिनका अमाउंट है, उनकी वर्थ है, तो वो आप जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट थ्रेट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किसी भी किस्म का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में ऑडिटर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं किसी ऑडिटर ने या कुछ भी इस तरह का है, वो फाइनेंशियली कोई भी इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओवर ड्यू फीस। ये वही फी डिपेंडेंसी से ही थोड़ा इसका लिंक बनता है कि ओवर ड्यू फीस, पिछले सालों की कुछ फ़ीस जो है वो ओवर ड्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहले से ना चली आ रही हो कोई फ़ीस, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर हमेशा ये रहता है कि अभी तो उन्होंने हमारी ये वो वाली फ़ीस भी देनी है, ठीक है, अगर हमने दोबारा इनके ख़िलाफ़ कोई ओपिनियन दे दी तो ये तो हमारी फ़ीस रोक लेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लोन्स एंड गारंटीज़। किसी भी, जैसे शेयर्स वगैरह आप परचेज़ नहीं कर सकते उनके, इसी तरह आप कंपनी से, क्लाइंट से कोई लोन या गारंटीज़ नहीं ले सकते, तो फिर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वरना पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बिजनेस रिलेशनशिप्स, ठीक है, ऑडिटर का कंपनी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ किसी भी किस्म का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर बिजनेस रिलेशनशिप होगा तो वो यही ऑडिटर यही चाहेगा ना कि कंपनी का बिजनेस जो है बस उसकी किसी तरह एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखा दी जाए, ठीक है, और मेरा जो मैंने उसका शेयर परचेज़ किया है उसकी वैल्यू जो वर्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी क्लाइंट के साथ ऑडिटर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिटर की कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो या ऑडिट टीम के किसी मेंबर की कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट पहले से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन। किसी भी किस्म की लिटिगेशन, उसके ऊपर कोई केस वगैरह इस तरह का वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट एज एन कि कोई जान पहचान उस कंपनी में ना हो, ठीक है। अब लॉन्ग एसोसिएशन, ये फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे पैदा होता है? नंबर 1 पॉइंट इज लॉन्ग एसोसिएशन, कि जैसे एक जो ऑडिटर का, एक ऑडिट टीम का जो एक पीरियड होता है वो ये होता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 7 ईयर्स, वो कंटिन्यूसली 7 ईयर्स वो एक कंपनी का ऑडिट कर सकता है। उसके बाद वो 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होता है उसका। 2 ईयर्स वो वाला जो पार्टनर है वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता, 2 साल के बाद फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये इसीलिए ही ये रूल बना था कि कंपनी के साथ ऑडिटर की या ऑडिट टीम की लॉन्ग एसोसिएशन ना हो, क्योंकि लॉन्ग एसोसिएशन जब होती है तो फिर फेमिलियरिटी थ्रेट पैदा होता है। नेक्स्ट इज़ फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। किसी भी किस्म का कोई जो मैनेजमेंट है, स्पेशली हायर मैनेजमेंट है जो कंपनी की, ठीक है, उसके साथ कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रिक्रूटमेंट सर्विस। रिक्रूटमेंट सर्विस में ये है कि जब कंपनी जो क्लाइंट है वो रिक्रूटमेंट कर रही है तो आपने उसमें पार्ट नहीं लेना। सजेशंस आप दे सकते हैं हल्की फुल्की, बट आप उसके अंदर उस प्रोसेस में आप पार्ट नहीं ले सकते, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। बिकॉज अगर आपका एक खुद का सिलेक्ट हुआ हुआ बंदा जब आके काम करेगा तो वो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी फेमिलियरिटी होगी, ठीक है, और जब वो काम करेगा तो बिकॉज वो आपने ही उसकी स्किल्स को जज किया होता है तो फिर आप अपनी जजमेंट को गलत नहीं कहेंगे कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ये भी वही सेम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए कंपनी के साथ। कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट, आपकी ऑडिटर की एम्प्लॉयमेंट होगी तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी पैदा होगा और साथ फेमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि जब आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे उनके साथ, ठीक है। और जब आप फेमिलियर हो जाएंगे
तो ऑब्वियसली फिर आप वहाँ पे फ्रेंडशिप पैदा हो जाती है और फेमिलियरिटीज़ पैदा हो जाती हैं, जिसकी बेसिस पर आप उनको जज नहीं कर सकते, आप उन पे ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं अपनी दे सकते। सो दिस इज फेमिलियरिटी थ्रेट। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। पहले हमने पढ़ा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर हमने पढ़ा है फेमिलियरिटी थ्रेट, नाउ इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमारे पास ये होता है कि अगर हम एक काम खुद ही करें और फिर खुद ही उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, खुद ही उसको चेक करने बैठ जाएं, खुद ही उसका रिव्यू करने बैठ जाएं, तो हम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि अपनी मिस्टेक्स कम से कम निकालेंगे। हमें हमेशा यही लगेगा कि जो हमारा काम है वो परफेक्ट है, हमने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो अगर एक ऑडिटर क्लाइंट की कंपनी में खुद कुछ काम करेगा और फिर बाद में अपने ही काम को ऑडिट करेगा, तो फिर वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये उसकी कुछ लिस्ट है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। कंपनी ऑडिटर जो है वो अपने क्लाइंट को अकाउंट एंड बुक कीपिंग सर्विस नहीं दे सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही तो ऑडिट करने जा रहा है कि उन्होंने एज पर स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग की हुई है, बुक कीपिंग की हुई है या नहीं की हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क। तो अगर वही नहीं होगा, वही वो खुद ही करेगा, तो फिर वो ऑडिट किस चीज़ का करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर बन के जा रहा है, वो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, जो उनकी टीम होती है, वो इटसेल्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो वो तो वैसे ही उन पर कंपनी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आप कभी भी उसको इंटरनल ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज टैक्सेशन सर्विसेज। आप टैक्स को कंप्यूट नहीं कर सकते, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, जो उन्होंने टैक्स कैलकुलेट करके दिया है वो आप बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं, आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, बट आप टैक्सेशन की दूसरी सर्विसेज जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आती है, आप वो कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसी को ऑडिट करना होता है, तो आप अपने ही काम को फिर खुद ऑडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टैक्स एडवाइस। आप उसको किसी किस्म की टैक्स एडवाइस भी नहीं दे सकते कि इस तरह से आप काम करें। नेक्स्ट इज आईटी सर्विस। आईटी सर्विसेज में ये होता है कि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो अपने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनवाती हैं दूसरी आईटी कंपनीज से। तो अगर ऑडिट टीम में कोई आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है, तो आप उससे वो आईटी सर्विसेज नहीं ले सकते। जो मेन बेसिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं, आप वो नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फाइनेंस से या ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो आप हाँ वो वाले सॉफ्टवेयर्स आप उनको बना के दे सकते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस भी उनके ऊपर रख सकते हैं, बट मेन जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन प्रोसेस। आप कंपनी के किसी भी एसेट को की वैल्यूएशन नहीं कर सकते, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना हो या जितना ही बड़ा क्यों ना हो, या आपके पास कोई वैल्यूएशन का कोई कितना ही बड़ा कोई एक्सपर्ट क्यों ना मौजूद हो ऑडिट टीम के पास, बट आप खुद से उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, वो थर्ड पार्टी आके ही करेगी। नेक्स्ट इज टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट्स। आप स्टाफ को कोई असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल वर्क उसका चेक करना है, ऑडिट करना है, तो आप कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंट स्टाफ जॉइन्स ऑडिट फर्म। क्लाइंट का जो स्टाफ है वो ऑडिट फर्म ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर वहाँ का कोई एक मैनेजर है, वहाँ से रिज़ाइन करके वो ऑडिट फर्म में चला गया, उसने उसको ज्वाइन कर लिया और फिर उसी की टीम के साथ वो मिलके आया है उसका ऑडिट करने, तो वहाँ पर उसकी ऑलरेडी एक तो सेल्फ रिव्यू थी, क्योंकि उसने वहाँ पे खुद ही काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके पिछले जो थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो उसी का अपना काम हुआ हुआ होगा वहाँ पे, तो वो अपने काम की गलती नहीं निकालेगा। दूसरी बात है, अगर इस तरह होगा तो फेमिलियरिटी थ्रेट भी पैदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट बेसिकली कि आप कंपनी के एडवोकेट नहीं बन सकते, आप कंपनी के बिहाफ पे नहीं बोल सकते कभी भी, तो तब एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है। अब एडवोकेसी थ्रेट किस तरह से आता है कि प्रोमोटिंग, आप किसी भी जगह पे किसी भी थर्ड प्लेस पर जाकर आप कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे। बीइंग एन ऑडिटर आप कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग, आप उसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कंपनी को या कंपनी के किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी उसके
उसके किसी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ना आप प्रमोट कर सकते हैं, ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ना ही कंपनी के बिहाफ पे आप निगोशिएट कर सकते हैं, चाहे उसका कोई भी मैटर हो। आप निगोशिएशन कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के लिए कभी भी नहीं करेंगे बीइंग एन ऑडिटर, क्यों? बिकॉज आप वहाँ पर, आपकी ड्यूटी है, जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की हैं, आपने उसके ऊपर जाके ओपिनियन देनी है कि उन्होंने ठीक बनाई है या नहीं बनाई, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर उसमें प्रमोट करना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना या निगोशिएट करना, ये सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर आप ये काम करेंगे, कंपनी को कहीं जाकर प्रमोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या उसके लिए कहीं निगोशिएट करेंगे, तो फिर एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। लास्ट थ्रेट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। अब इंटिमिडेशन थ्रेट हमारे पास क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट में अगर आप आम अल्फाज में देखें तो इंटिमिडेशन का मतलब किसी को थ्रेट करना, धमकी देना, इस तरह से आ सकता है। तो इंटिमिडेशन थ्रेट ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे इंटिमिडेशन थ्रेट किस तरह से आ सकता है कि सबसे पहले फ़ी डिपेंडेंसी, कि अगर आप कंपनी के ऊपर फ़ी डिपेंड आपकी अभी कर रही है, कोई पुरानी फीस रहती है, या फिर एक और इसमें एक और न्यू पॉइंट ये है कि कंपनी जो क्लाइंट है वो कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स तक, मतलब कंटिन्यूसली 2 ईयर्स वो कंपनी क्लाइंट से 15% से ज़्यादा उसका जो ऑडिट फर्म का जो पूरा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, चाहे वो किसी भी क्लाइंट से आ रहा है, तो टोटल रेवेन्यू उसका जितना भी है वो किसी एक क्लाइंट से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक क्लाइंट से जो आप फीस ले रहे हैं वो ऑडिटर की या ऑडिट फर्म की टोटल रेवेन्यू का 15% रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, 15% या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली 2 साल तक एक कोई कंपनी है, लेट्स से कि ABC कंपनी है, ठीक है, वो जो ऑडिट फर्म को पे कर रही है फीस, वो ऑडिट फर्म की पूरी फीस का टोटल 16% बन रहा है, ठीक है, या लेट्स से 15.5% बन रहा है, तो और वो 2 साल तक लगातार बन रहा है, तो फिर इससे क्या होगा कि कंपनी जो ऑडिट फर्म है उसके ऊपर इंटिमिडेशन थ्रेट आ जाएगा कि उसका एक इतना बड़ा पोर्शन जो है वो एक ही फर्म से एक ही क्लाइंट से आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर वो चाहेंगे कि वो उस कंपनी को, अपने उस क्लाइंट को रिटेन करके रखें किसी भी सूरत में, ताकि उनका जो वो पोर्शन है उसका रेवेन्यू का वो डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट इज पर्सनल रिलेशनशिप्स। पर्सनल रिलेशनशिप होंगे तो इंटिमिडेशन थ्रेट आएगा। ऑडिट पार्टनर ज्वाइनिंग द क्लाइंट को, और अगर ऑडिट पार्टनर जो है वो क्लाइंट को ज्वाइन कर लेगा तो ऑब्वियसली फिर इंटिमिडेशन थ्रेट पैदा होगा। किस तरह से पैदा होगा कि जब ऑडिट पार्टनर जो है वो क्लाइंट के पास चला जाएगा, क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयमेंट करेगा, तो उसको और अपने ऑडिट टीम मेंबर्स की बहुत सारी चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, तो वो अगर वहाँ पे कम्युनिकेट करे तो वो एक थ्रेट बन सकता है। नेक्स्ट इज लिटिगेशन बिटवीन ऑडिट फर्म एंड क्लाइंट। किसी भी किस्म का अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है ऑडिट फर्म और क्लाइंट के दरमियान, कोई लिटिगेशंस चल रही हैं, तो तब भी इंटिमिडेशन थ्रेट पैदा हो सकता है। ओके, सो मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि किसी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाई जाए, जब मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊं तो साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है अबाउट थ्रेड्स। तो इसमें क्या है कि ये पास्ट पेपर है बेसिकली 2019 का, वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक OTQ है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो सब कवर हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके पूरा सिनेरियो जो है वो रीड कर सकते हैं। ओके, so first of all, you are an audit manager of Horty & Company and you are considering a number of ethical issues which have arisen on some of the firm's long-standing audit clients. अब ये उन्होंने कुछ clients, आपकी जो audit firm है वो है Horty & Company और आप उसके audit manager हैं। आपने as an audit manager बनकर अब ये question solve करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उसने आपको 3 क्लाइंट्स बताए हुए हैं, एक ट्री कंपनी है, एक बुश कंपनी है, एक प्लांट कंपनी है, और 4 बताए हुए हैं, और एक वीड कंपनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम इनके सिनेरियोज को रीड करेंगे और फिर इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो ट्री कंपनी का सिनेरियो क्या है? हॉटी एंड कंपनी इज प्लानिंग द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ ट्री कंपनी। येस्टरडे द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर चार्ली थ्रोअर
discovered that a significant fee for information security services which were provided to Tree by Haughey and Company is overdue. अब ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने ये चीज़ डिस्कवर की है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फी जो है वो हॉटी एंड कंपनी के ऊपर अभी ओवरड्यू है, ट्री कंपनी के ऊपर अभी ओवरड्यू है बाय हॉटी एंड कंपनी. सो Charlie hopes to be able to resolve the dispute amicably and has confirmed that he will discuss the matter with the finance director Percy Marsh at the weekend. ठीक है, as they are both attending a party to celebrate the engagement of Charlie's daughter and Percy's son. अच्छा, अब देखें इसमें चीज़ें नोटिस करें कि पहली बात ये है कि फीस ओवरड्यू है. दूसरी चीज़ ये है कि जो चार्ली है उसने कहा है मैं फाइनेंस डायरेक्टर से बात करूंगा, और वीकेंड पे फाइनेंस डायरेक्टर की और चार्ली के बेटे की और चार्ली की बेटी की और फाइनेंस डायरेक्टर के बेटे की जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो हो रही है. बर्थडे सेलिब्रेशन इकट्ठे हो रही है, इसका मतलब है फेमिलियरिटी, उनकी आपस में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है. तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं. ये नंबर 1 देखें. Which of the following statements correctly explain the possible threat set to Haughey and Company's independence and recommends an appropriate safeguard in relation to their audit of Tree Company? अब जो सिनेरियो हमने ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब से जो ऑडिटर है उसकी इंडिपेंडेंस को क्या थ्रेट है, और अगर जो भी थ्रेट है, ठीक है, तो जो भी उसके ऊपर थ्रेट है तो उसका सेफगार्ड क्या होना चाहिए. ऑप्शन नंबर 1 देखें. An intimidation threat exists due to the overdue fees and Tree Company should be advised that all fees must be paid prior to the auditor's report being signed. सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जो इंटिमिडेशन थ्रेट का इन्होंने यहाँ बात की है, तो क्या ये जो इंटिमिडेशन थ्रेट है ये सच में वहाँ पे इंटिमिडेशन थ्रेट ही है जो अप्लाई हो रहा है वहाँ पे. इंटिमिडेशन थ्रेट वहाँ पे एज तो नहीं हो रहा, इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं है. अगर फीस ओवर ड्यू है उससे इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं पैदा होता, तो नंबर 1 पॉइंट तो कैंसिल हो गया. ठीक है. उसके बाद है सेल्फ रिव्यू थ्रेट एग्जिस्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ द नॉन ऑडिट वर्क विच हैज़ बीन परफॉर्म्ड एंड एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुड बी कैरिड आउट. अब क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट वहाँ पे आ सकता है कि उसने खुद काम किया हो, और अच्छा अब वो क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वो नॉन ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहा है. तो नॉन ऑडिट वर्क वो परफॉर्म कर रहा है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या वहाँ पे हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है वहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एग्जिस्ट ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ली एंड पर्सी एंड चार्ली शुड बी रिमूव्ड एज एन ऑडिट पार्टनर. अच्छा, अब देखिए वो कह रहे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी वहाँ पे क्या पैदा हो सकता है. क्यों? क्योंकि चार्ली और पर्सी के दरमियान बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती है, क्योंकि वो एक साथ वीकेंड्स पे होते हैं, उनके बच्चों की बर्थडे पार्टीज इकट्ठे हो रही हैं. ठीक है, तो अब हाँ बिल्कुल ये थ्रेट तो है क्योंकि उनकी आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. अच्छा, अब क्या उसको रिमूव भी होना चाहिए ऑडिट पार्टनर से? तो आप ये सोचें कि उनकी फ्रेंडशिप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फ्रेंडशिप से ही ख़तरा हो रहा है ना, उनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को ख़त्म करने का कोई और तरीका हो सकता है? हम करवा सकते हैं? नहीं, हम नहीं करवा सकते. तो एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि एज एन ऑडिट पार्टनर उसको रिमूव कर दिया जाए. सो द करेक्ट आंसर इज डी, 3 ओनली. ओके, अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ते हैं, बुश कंपनी का. Haughey and Company is the external audit of Bush Company and also provides other non-audit services to the company. कुछ non-audit services भी वो कंपनी को प्रोवाइड कर रही है. While performing the audit for the year ended 31st October, the audit engagement partner was taken ill and took an indefinite leave of absence from the firm. अच्छा, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर बीमार हो गया और उसने लंबी छुट्टी ले ली है. Ethics partner has identified the following potential replacement and is taken that independence is maintained to the highest level. अब उसने ये जो 4 लोग हैं, ब्रायन स्मिथ, मॉन्टी, कैसी एंड पैटी, इन चारों को उसने रेकमेंड किया है कि इनमें से आप कोई जो बंदा छुट्टी पे गया है
एंगेजमेंट पार्टनर, उसकी जगह पे आप हम इन चारों में से किसको रखना चाहिए? ऐसे बंदे को रखें जिसकी जो वो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसर्न ऑफ द एथिक्स पार्टनर विच ऑफ द पार्टनर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। अब इनमें से जो 4 लोग हैं, इनमें से जो पोटेंशियल कैंडिडेट कौन है, हमें किसको रखना चाहिए? सबसे पहली बात है ब्रायन स्मिथ, हु इज ऑल्सो द पार्टनर इन चार्ज ऑफ द टैक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बुश कंपनी। अब जो ब्रायन स्मिथ है वो ऑलरेडी टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आ जाएगा अगर हम उसी को ही उसकी रिप्लेसमेंट में हम ब्रायन स्मिथ को ले आएंगे? तो ब्रायन स्मिथ नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज मॉन्टी, हु वॉज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों से ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर वही है, अब हम उसको दोबारा भी ले आए। तो हमने कहा था कि एक ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो 7 साल तक कंटिन्यूसली काम कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, बट यहाँ पे लगातार 10 साल से वो है, तो मॉन्टी भी नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट हम पहले लास्ट देख लें, पेटी, हु इज ऑल्सो द पार्टनर इन चार्ज ऑफ द पेरोल सर्विसेज। अब जो पेटी है वो ऑलरेडी पेरोल सर्विसेज दे रही है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर भी फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। तो एक कैसी बची, हु इंट्रोड्यूस्ड बुश कंपनी एज अ क्लाइंट व्हेन शी जॉइंड द फर्म एज एन ऑडिट पार्टनर 5 years ago। 5 साल पहले जब उसने ऑडिट फर्म ज्वाइन की थी तो उसने बुश कंपनी को इंट्रोड्यूस कराया था एज अ क्लाइंट कि ये भी एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस कराना इज नॉट अ थ्रेट, तो हम बेसिकली कैसी डिक्सन को लेंगे। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर है वो हमारे पास है सी, कैसी डिक्सन। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है प्लांट कंपनी का। इट इज़ अ लार्ज प्राइवेट कंपनी विद अ फाइनेंशियल ईयर टू 30 June and has been an audit client of Horty and Company for several years. Alan Marshlow, a partner of Horty and Company, has acted as the engagement quality control reviewer. ठीक है, एलान मार्शलो जो है वो हमारे जो ऑडिट फर्म है उसी की पार्टनर है। ठीक है, और वो एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रह चुकी है कि जब भी हम एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कि जब एक एंगेजमेंट हम साइन करते हैं तो फिर उसकी क्वालिटी को रिव्यू भी किसी न किसी को करना होता है, तो वो एलान मार्शलो करती है। ऑन द लास्ट 2 ऑडिट्स ऑफ द ईयर, पिछले 2 सालों से वो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। एट अ रिसेंट मीटिंग ही एडवाइज्ड ही कैन नो लॉन्गर बी EQCR, वो अब EQCR नहीं बन सकती। ठीक है, एज ही इज़ कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो अपने क्लाइंट की फर्म कंपनी में वो एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकती है, उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है और वो ऑडिट कमेटी में बैठेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द थ्रेट। Horty and Company's independence and proposes an appropriate course of action for the firm if Alan Marshlow accepts appointment as a non-executive director। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो फिर आपकी कंपनी ऑडिट फर्म को किस किस तरह का जो थ्रेट है वो हो सकता है और उसका एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ इंटरेस्ट एंड फेमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है, कि क्या सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी थ्रेट हो सकता। सेल्फ इंटरेस्ट एंड फेमिलियरिटी थ्रेट कि सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी। सेल्फ इंटरेस्ट तो चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट उसका आ जाएगा बीच में क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे काम करने लग जाएगा, उसने वहाँ से अपनी सैलरी लेनी होगी, अपनी रेम्यूनरेशन लेनी होगी। ठीक है, बट फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी किस तरह से होगी? वहाँ पर ऑलरेडी मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट होगा। इस तरह का फेमिलियरिटी की तो कोई बात नहीं की उन्होंने। तो कोर्स ऑफ एक्शन कैन कंटिन्यू विद अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। तो जब हमें थ्रेट ही सही नहीं लग रहा तो कोर्स ऑफ एक्शन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू। सेल्फ इंटरेस्ट तो उसका है बीच में, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि अगर वो खुद ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो ऑडिट कमेटी में भी है, तो बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप हर चीज़ को चेक करते हैं, हर चीज़ को रिव्यू करते हैं, तो आप जो फिर है वो अपने काम को भी रिव्यू करने का आपको एक वो थ्रेट हो सकता है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट
हो सकता है, मस्ट रिजाइन एज ऑडिटर। ओके, नेक्स्ट इज सी, सेल्फ रिव्यू एंड फेमिलियरिटी। इसमें फिर वो फेमिलियरिटी आ जाती है, तो आई डोंट थिंक फेमिलियरिटी थ्रेड तो उसके अंदर कोई भी नहीं है। डी तो हमारा है ही फेमिलियरिटी थ्रेड सिर्फ। तो द करेक्ट आंसर इज बीटा, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो इस वजह से उसको मस्ट रिजाइन एज ऑडिटर, कि अगर उसने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है तो पहले उसको एज एन ऑडिटर उसको रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यू आर सेपरेटली कंसिडरिंग प्लांट एंड कंपनी, request to provide internal audit services and the remit of these services if they are accepted। कि आप सेपरेटली ये कंसीडर कर रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट सर्विस आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। Which of the following would result in Haughty and Company assuming a management responsibility in relation to the internal audit service? Being an internal, अगर आप इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो डिज़ाइन भी करे और मेंटेन भी करे। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग विच रिकमेंडेशंस शुड टेक प्रायोरिटी एंड बी इम्प्लीमेंटेड। इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर जो रिकमेंडेशंस देते हैं, अब ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो उसकी रिकमेंडेशन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और किसको सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग द रिलायंस विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट। अब ये चीज़ देखनी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन से काम के लिए इंटरनल ऑडिटर पर रिलाई कर सकता है। तो ये काम एक्सटर्नल ऑडिटर का है कि वो उसकी इंटेग्रिटी और उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करके फिर देखे, तो ये काम मैनेजमेंट का नहीं है। नेक्स्ट इज 4, सेटिंग द स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क टू बी कैरिड आउट, कि किस तरह से ऑडिट वर्क काम करना चाहिए, तो या इंटरनल ऑडिट वर्क को किस तरह से आगे कैरिड आउट होना चाहिए, तो ये भी उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4। ओके, सो इसमें लास्ट हमारे सामने सिनेरियो पहले पढ़ते हैं वीट कंपनी का। वीट कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी, इज वन ऑफ द हॉटी एंड कंपनीज लार्जेस्ट क्लाइंट। ठीक है, सबसे बड़ा उसका क्लाइंट वीट कंपनी का है। लास्ट ईयर फी फॉर ऑडिट एंड द सर्विसेज वाज $1.2 million and this year it is expected to be $1.3 million, which represents 16.6% and 18.1% of Haughty's total income respectively। अब जो हमारी ऑडिट फर्म है पिछले कंटिन्यूसली 2 सालों से वो वीट कंपनी से 15% से ज़्यादा अपने टोटल रेवेन्यू का 15% से ज़्यादा वो वीट कंपनी से ले रही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड हॉर्टी एंड कंपनी टेक टू मेंटेन देयर ऑब्जेक्टिविटी इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ फी इनकम फ्रॉम वीट कंपनी। अब किस तरह से उनको क्या एक्शंस लेने चाहिए? ठीक है, तो द लेवल ऑफ फी इनकम शुड बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि क्या आपको फ़ी इनकम का जो लेवल है वो उनसे डिस्कस करना चाहिए, या फिर सेपरेट टीम्स शुड बी यूज्ड फॉर द ऑडिट एंड नॉन ऑडिट वर्क। अलग अलग आप ऑडिट और नॉन ऑडिट वर्क के लिए अलग अलग टीम्स बना लें। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिर भी बेशक आप सेपरेट टीम्स बना लें बट फिर भी जो आपको जो टोटल फीस है वो तो आपको मिलेगी ना ऑडिट फर्म को, तो वो जो टोटल फीस है वो तो फिर उतना पोर्शन ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकेंड पॉइंट आई डोंट थिंक सो इट इज़ वैलिड। Third point, request payment of the current year's audit fee in advance of any work being performed। क्या आप कोई भी पैसे आप उससे जो फीस है वो एडवांस ले लेंगे तब भी तो टोटल उसका उतना ही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थर्ड पॉइंट से भी। फोर्थ है, रिक्वेस्ट अ प्री इशुएंस रिव्यू बाय कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अकाउंटेंट, के इशू होने से पहले ही आप एक्सटर्नल अकाउंटेंट से उसका रिव्यू करवा लें। तो अगर आप एक्सटर्नल अकाउंटेंट से रिव्यू करवाएंगे तो एक ये जो अभी हमने सेफ गार्ड्स में रिव्यूज़ पढ़े थे कि आपने रिव्यूज़ कराने होते हैं अगर इस तरह का कोई थ्रेट आ जाए सेफ गार्ड्स के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 and 4। सो आई होप कि ये सेशन काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।